कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता था, ये इमरान खान साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम जिम्मेदारान से उन्होंने कहा मैं राय ले चुका हूं, अब मजीद मुशावरत हम नहीं करेंगे और असम्बलियां दिसंबर में ही तहलील होंगी। तारीख का ऐलान 17 दिसंबर को कर दूंगा कि 2 असम्बलियों से किस तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल जाएगी और उसको तहलील कर देगी। किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा, मैं ये चाह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए और उनका वकार ऊपर जाए। जनरल बाजवा के दौर में एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान फासले बढ़े हैं। साबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया। इजलास के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान ने कहा कि आज अपनी सीनियर क़यादत के साथ मीटिंग की है। इजलास में मुल्क की अहम इशूज़ पर हमने बात कर ली है। शर्मनाक तरीके से बड़े बड़े डाकुओं के केसेस माफ़ किए जा रहे हैं। ऐसी चीज़ें तो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं देखी जाती। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दें जहां कानून की हुक्मरानी हो और वो गरीब हो। जिन ममालिक में ताकतवर मुजरिमों को ना पकड़ा जाए वो तबाह हो जाते हैं। उन्होंने कहा जिंदगी में ऐसा जुल्म नहीं देखा। ये डाकू मुल्क से भागे हुए थे, ये सारे बारी बारी वापस आ रहे हैं और इनके सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। छोटे छोटे चोरों से जेल को भरा हुआ है। आज मुल्क में बेरोजगारी है, महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। 2 बड़े खानदानों ने 30 साल मुल्क को लूटा है। जरदारी शरीफ खानदानों की लूट मार पर दुनिया में किताबें लिखी गई हैं। अगर इनके खिलाफ वो किताबें गलत लिखी हैं तो उनके खिलाफ हत्या इज्जत का दावा करें। वो अभी तो किया था मियां साहब ने, हत्या इज्जत का दावा किया और केस को आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लिया। बाद में जब पता चला कि ये दावा मेरे ही गले पड़ रहा है, मेरे खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग का रिकॉर्ड पकड़ा गया है, तो जाकर वहां पे आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लिया और उस सेटलमेंट को कहते हैं कि हम सुरखरू हो गए। वैसे बेवकूफ बनाने वालों पे और बनने वालों पे दोनों को जो है सलाम पेश करने को दिल करता है। बहरहाल ये जो इकोनॉमी की इमरान खान साहब ने बात की है, तो आप जरा सूरत हाल देख लें कि इस वक्त महंगाई की शरह पाकिस्तान की इस खित्ते में कहां पहुंच गई है। पाकिस्तान 26.6% महंगाई पे खड़ा है। इमरान खान साहब के दौर की 11% महंगाई बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बहुत ज्यादा। 11% महंगाई बहुत ज्यादा हुआ करती थी। 145 रुपए का डीजल लीटर बहुत महंगा हुआ करता था। अब तो 26.6% सिर्फ महंगाई है। कहां महंगी है? डीजल सिर्फ आपको 250 रुपए का मिल रहा है। कहां महंगा है? सिर्फ दुगनी कीमत पे तो आपको खादें मिल रही हैं। सिर्फ 3 गुना कीमत पे तो आपको महंगाई हुई है। सिर्फ आटे की कीमत जो है वो 55 रुपए से बढ़ के 100 रुपए तक तो गई है। घी जो है वो सिर्फ दुगनी कीमत का मिल रहा है आपको। टमाटर, प्याज, बाकी सारी चीजें आपको सिर्फ 3 गुना कीमत पे मिल रहे हैं। ये कौन सी महंगाई है? यानी हर वो चीज जो पहले सस्ती मिल रही थी वो उस वक्त बहुत महंगी हुआ करती थी, आज महंगी मिल रही है तो इस वक्त बहुत सस्ती है। ये है पाकिस्तान के मीडिया का फॉर्मूला और पाकिस्तान का 95% मीडिया जो है वो इसी फार्मूला के ऊपर अमल करता है। पहले रोजाना माइक पकड़े हुए थे, हाँ जी दसो कैसी लगी तब्दीली। इमरान खान के आने के 1 महीने के बाद ही काम शुरू कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने इधर नस के जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, वहां माइक लेकर उसके मुंह में घुसेड़ दिया, बताओ कितनी महंगाई हुई है। वो गरीब आदमी के मुंह के आगे माइक जब करेंगे उसको महंगाई लगेगी। अब आपको स्टूडियो से निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। 2 वजूहात हैं। नंबर 1 के लोग लितर लेके खड़े हैं बाजारों में डंडे लेके, और तुमने कह के इमरान खान की हुकूमत खत्म की, उसकी तुम बुराइयां करते थे, उससे 10 गुना ज्यादा हालात अब खराब हो गए। किधर थे तुम और क्यों किया तुमने पाकिस्तान के साथ ये? तो अब लोगों को फेस करने की हिम्मत खुद भी नहीं है झूठ बोल बोल के। हालात ये हैं कि बांग्लादेश में जो पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो पाकिस्तान में कई लोगों ने कहा था जान छूटी, ये पाकिस्तान के ऊपर एक बर्डन था, अलग हो गया, तो असल बर्डन तो हमारे पास ही रह गया था। बांग्लादेश में इस वक्त जो महंगाई है वो 8.9% है। इंडिया में जो इस वक्त महंगाई है 6.8% है। अफगानिस्तान में जो इस वक्त महंगाई है लगभग 10% के ऊपर या नीचे चलती है, और अभी उन्होंने रशिया से पेट्रोल ले लिया है तो वो और ज्यादा कम हो जाएगी अफगानिस्तान की भी महंगाई। ये बांग्लादेश, इंडिया और अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। चाइना में तो उन्होंने क्लेम कर दिया कि उनके मुल्क में एक भी गरीब नहीं है। अब उन्होंने 100% गुर्बत खत्म कर दी है। उनका अब क्या मुकाबला करें? और पाकिस्तान में ये तजुर्बा जो किया है अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से बदतर सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा कर दी है। इंडिया की निस्बत 4 गुना महंगाई है पाकिस्तान में। यह हालत कर दी हमारे प्यारे पाकिस्तान की इस इंपोर्टेड हुकूमत ने और सहूलतकारों ने लाकर यह तोहफा कौम के ऊपर बिठाया था, और अब भी बाज नहीं आ रहे। अब भी सहूलत फराम कर रहे हैं कि हम आपको इमरान खान नाअहल करके देंगे, हम नवाज शरीफ को वापस लाकर उसके केस खत्म करके देंगे, हम शहबाज शरीफ को और उसके पूरे खानदान को सुरखरू करेंगे,
हम इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करेंगे और हम आप सब जमातों की दोबारा हुकूमत बनाकर देंगे। यह है सहूलतकारों का मिशन। लेकिन एक मंसूबा इंसान बनाता है और एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाता है, और इज़्ज़तों का रब वही है। वही जो फैसला करता है वो अटल होता है, और वही फैसला हमेशा जीत जाता है। रब के सामने किसी की नहीं चलती। बहरहाल इमरान खान ने कहा कि इनके खिलाफ बरतानवी नशरियाती इदारे ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इन सबको NRO 2 देकर पाक किया जा रहा है। NRO 1 के बाद पाकिस्तान के 4 गुना कर्जे बढ़ाए गए थे। पहला NRO मुशर्रफ ने दिया, 4 गुना कर्जे बढ़ गए। अब NRO 2 दिया गया है। सलमान शहबाज वापस आया, उसको हार बनाए गए हैं। भाई इनके मुलाजमों के अकाउंटों में पैसे कैसे आए? क्या आज तक इस कौम को इस बात का जवाब मिला है कि मकसूद चपड़ासी नामी आदमी जो अचानक हार्ट अटैक से दुबई के अंदर फौत हो जाता है, जिसकी चंद हजार रुपए सैलरी थी, अरबों रुपया उसके अकाउंट में कहां से आया? वो किसका अरबों रुपया था जो मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में आया और फिर उसके अकाउंट से निकाला गया? और फिर वो अरबों रुपया गया कहां, आया कहां से, गया कहां? आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। वो चपड़ासी इनके साथ काम करता था, इन्होंने उसको दुबई भिजवाया था, वहां पे उसकी अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, और 4 गवाह जो हैं वो ऐसे ही पुरस्कार मौत का शिकार हो गए। जो ऑफिसर इसको देख रहा था पूरे मामले को, उसकी भी पुरस्कार तरीके से हार्ट अटैक से डेथ हो गई। इन सवालात के जवाब तो अब तक दिए नहीं किसी ने। क्या आप में से अगर कोई भी जानता है कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में, उसका घर है वैसे यहां पे लाहौर में, उसके रिश्तेदार यहां रहते हैं पिंडी स्टाफ के करीब, ये हल्का है परवेज मलिक साहब की एहलिया का, इस वक्त उनका तो इंतकाल हो गया मरहूम का, वहां पे पिंडी स्टाफ के करीब इसके अहले खाना रहते हैं। इसके एक भाई का भी कुछ अर्सा पहले एक्सीडेंट हुआ था, गालिबन उसका पहले इंतकाल हो गया था, और मकसूद चपड़ासी का बाद में इंतकाल हुआ था, बाद में फौत हो गया था। लेकिन वहां जाके आप पता करें, उनके पास तो पैसे भी नहीं है बेचारों के पास, किराए के मकानों में रुल रहे हैं और अरबों रुपये उनके अकाउंटों में आ रहा है और अकाउंटों में से निकल रहा है। तो आप यहां से अंदाजा कर लीजिए ये पैसा किसका था। आज तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। इमरान खान ने कहा कि ये लोग आज तक एक चीज की मनी ट्रेल नहीं दे सके। अफसोस, अब जरदारी और उसकी बहन के केसेस भी माफ हो जाएंगे। 26 साल से पाकिस्तान में इंसाफ की जद्दोजहद कर रहा हूं। आज मुल्क का किसान रो रहा है। हम आज तबाही के किनारे पर खड़े हैं। मईशत इसलिए तबाह हो रही है कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है। कर्जों का रिस्क 5% से 100% तक, मुल्क के डिफॉल्ट होने का जो रिस्क है वो यहां तक पहुंच गया है। मुल्क की इकोनॉमी सुकड़ती जा रही है। हम ग्रोथ को 6% पर छोड़कर गए थे, आज वो 0 पर खड़ी हो रही है। हमारी मईशत तबाही की तरफ जा रही है। मुल्क की इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मुझे कुछ मेरे बैंकर दोस्त ने, उन्होंने बताया कि लोग पैसा निकाल रहे हैं धड़ाधड़ बैंकों में से। लोग बैंकों में पैसा रखना ही नहीं चाहते। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर अपनी फैक्ट्रियां और प्रॉपर्टीज फौरी तौर पे सेल कर रहे हैं, कम पैसों पे सेल कर रहे हैं। लोग बैंकों में से पैसा निकाल रहे हैं। डॉलर नायाब हो गया है, लोगों को डॉलर या सोना चाहिए। लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं। ऐसा लगता है लोग पाकिस्तान से भागने का प्लान करवा रहे हैं। एक सर्वे हुआ है जिसमें 68%, लगभग 70% के करीब पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। यह हालत कर दी पाकिस्तान की। यानी जिन नौजवानों के इंटरव्यूज किए गए और उनका डाटा इकट्ठा किया गया, उनमें से 70% नौजवान ऐसे हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने इस खदशे का इजहार किया कि इदारा किसी जजीरे में नहीं रहता। कोई भी इदारा अगर पाकिस्तान जो है वो नीचे जाएगा तो कोई इदारा बच जाए, ये नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि साजिश के जरिए पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया तो नेशनल सिक्योरिटी मुतासिर होगी। जिन लोगों ने हमें बेल आउट करना है तो फिर वो उसकी कीमत मांगेंगे। एक तासुर दिया जा रहा है कि मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। ये बिल्कुल मैंने नहीं कहा। उन्होंने कहा किसी से कोई मदद मैं नहीं मांग रहा। मैं ये चाह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए और उनका वकार ऊपर जाए। जनरल बाजवा के दौर में एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान फासले बड़े हैं। ये तो ठीक बात है, लोगों ने बहुत गिला शिकवा किया जनरल बाजवा से, और जनरल बाजवा के दौर में जो पॉलिसीज थी उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की पब्लिक के दरमियान एक बड़ी खलीज पैदा की और लोगों में बहुत ज़्यादा शिकवे हैं। और ये बात जनरल बाजवा जाते हुए कहकर भी गए कि लोगों ने बहुत तनकीद की है उनके ऊपर। इंडिया की फ़ौज के ऊपर भी उन्होंने कहा इतनी तनकीद नहीं होती जितनी पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर बकौल उनके तनकीद हुई है। और उन्होंने कौम को एक ताना मारा जनरल बाजवा ने जाते जाते,
जो नहीं मारना चाहिए था। इस कौम का फौज से बड़ा अच्छा रिश्ता है। अगर जनरल बाजवा के साथ ये कौम रिश्ता नहीं निभा सकी इतने जुल्म और सितम के बाद, तो फिर ये जनरल बाजवा का कसूर है, ये कौम का कसूर नहीं है। इस वक्त जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई तब्दीली आने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद हालात बदल जाएंगे, लेकिन हालात बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसकी एक दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन पहले आप ये देख लें। इमरान खान साहब ने कहा कि जब मुदाखलत की जा रही है तो गुज़िश्ता 7 माह में हमारे साथ खुली दुश्मनी की गई है। तोशाखाना केस के पीछे कौन था? वैसे मैं तो जानता हूं कौन था। कौन लोगों को गिरफ्तार करवा रहा था? आदम सवाती को ट्वीट पर इतनी बड़ी सज़ा दी गई कि उनको नंगा किया गया। हम कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बात करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है? आला अदलिया अगर हमारे इंसानी हकूक़ की हिफाजत नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं भी अपनी FIR नहीं कटवा सका, अरशद शरीफ की वालदा भी अपनी FIR नहीं कटवा सकी। हम मुशर्रफ पर तनकीद करते थे तो मतलब ये तो नहीं था कि फ़ौज पर तनकीद करते हैं। जनरल बाजवा पर तनकीद का मतलब फ़ौज पर तनकीद नहीं है। अवाम फ़ौज से प्यार करते हैं। बाजवा ने पाकिस्तान के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता था। आज पाकिस्तान की मईशत ज़मीन पर चली गई है। मेरा मुंह बंद करने के लिए कातलाना हमला तक हुआ। जब तक जिंदा हूं आवाज़ बुलंद करता रहूंगा। इदारे के अंदर काली भेड़े हों तो उनके खिलाफ एक्शन से इदारे का वकार बुलंद होता है। इमरान खान साहब ने कहा, फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में उन्होंने कहा जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फॉरेन फंडिंग के केस के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि उन पर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तोशाखाना से गाड़ियाँ जो बिल्कुल गैर कानूनी है निकलवाना, वो नवाज शरीफ ने और जरदारी ने निकाली। उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस नहीं लेता। ये भी बहुत अजीब चीज़ है। और वैसे ये अजीब इसलिए है कि वहाँ तो कानून में कैटेगोरिकली लिखा है कि गाड़ी तो आप ले ही नहीं सकते। घड़ी तो ले सकते हैं, गाड़ी तो आप ले ही नहीं सकते। तो वो जरदारी साहब भी ले गए और नवाज शरीफ साहब भी ले गए। इमरान खान ने कहा कि मैंने अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक में खिताब के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील करने की तारीख का ऐलान करूंगा। कानून के मुताबिक जैसे असम्बलियां तहलील होंगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा और 70% पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है। अगर ये पूरे पाकिस्तान में नहीं करना चाहते तो मर्जी है। नवाज शरीफ को भी ड्राई क्लीन करने की तैयारी की जा रही है। और इसके अलावा इमरान खान साहब